आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 18 जून 2018 को प्रथम पाली में हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम सामान्य ज्ञान का देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये वाराणसी में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था, जिनको उपन्यास सम्राट के लिए जाना जाता है। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो इसमें से इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुआ था और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1887 ईस्वी में हुआ था। फिर है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासी के नाम से जाना जाता है, तो ये कन्नौज को जाना जाता है। गोरखपुर का उपनाम गोरक्षपुर था और मुरादाबाद का पुराना नाम जो है वो पीतल नगरी, बनारस को काशी और कन्नौज को पूर्व का ग्रासो के नाम से जानते हैं। फिर कह रहा है किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, तो ये भूटान को कहा जाता है। भूटान देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, जिसकी राजधानी थिम्पू है। यह भारत का पड़ोसी देश है, जिससे असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है कि 2017 में कजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो कजुआ इशिगुरो मतलब ब्रिटिश लेखक को अपने द रिमेन्स ऑफ द डे उपन्यास के लिए वर्ष 2017 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार जो है मिला था। नोबेल पुरस्कार विभिन्न जो है 6 श्रेणियों मतलब अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति रसायन और भौतिक व चिकित्सा विज्ञान में प्रदान किया जाता है, तो ये साहित्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी, तो ये थी शेरी रहमान। आपको पता है कि भारत से अलग होकर अगस्त 1947 में पाकिस्तान देश बना था, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री शेरी रहमान बनी है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसका निर्माण भारत व रूस देशों ने मिलकर किया है तथा इस मिसाइल का नाम भी 2 नदियों के नाम पर पड़ा, जिसमें भारत की ब्रह्मपुत्र नदी व रूस की मस्कवा नदी है, तो इसमें क्या हो जाएगा ब्रह्मोस। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है, तो भारत व पाकिस्तान देश के मध्य 2 ट्रेनें चलती हैं, एक थार एक्सप्रेस और एक समझौता एक्सप्रेस। फिर है कि एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया है, तो वर्ष 1998 में स्थापित कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी का वैश्विक डेटा चोरी अपराध में नाम आया है। ठीक। फिर कह रहा कि 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 कहाँ हुई थी, तो ये जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में दिसंबर 2017 में त्रिपक्षीय मतलब 3 देश रूस, चीन और भारत 15वीं विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन थे, मतलब हैं एस जयशंकर प्रसाद जी, तो ये हो जाएंगे नई दिल्ली में। फिर अगला है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 ईस्वी में 1805 ईस्वी तक सहायक संधि का प्रयोग किया था, जो भारतीय रियासतों व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई, जिसके प्रयोग से भारत व ब्रिटिश शासन का विस्तार करना था। यह लॉर्ड वेलेस्ली। फिर अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य किसको सौंपा गया, तो ये किसको सौंपा गया कि बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया, जो एक सिख सेना नायक था, जिसकी समाधि लाल किले नई दिल्ली में स्थित है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का नाम सबसे पहले जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये भारत की आज़ादी से पहले ही मुस्लिम लीग द्वारा एक अलग देश की मांग की जा रही थी, जो अगस्त 1947 में पाकिस्तान के नाम से भारत से अलग देश बना था, जिसका नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। फिर अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है किसके संहार पर जो है छोड़ा था,
तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट पारित करने के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा जालियांवाला बाग में बैठक 13 अप्रैल 1919 को हुई, जिस पर गोलियां बरसाई गोलियां चलाई गई। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था। तो बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन ये है 15 नंबर का कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र में होता है तथा यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में वुलर झील है तथा सबसे जो खारे पानी की झील है वो उड़ीसा राज्य की झील का है। तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा वुलर। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक जो है जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधान का अवलोकन करके भारत के संविधान में शामिल किया गया है। इसमें भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक जापान के संविधान से प्रभावित है और भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद है। फिर अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। तो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 का है, जो देश भर में अप्रैल 2010 में लागू हुआ, लेकिन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 का 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ये डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जो है कहाँ एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो महाराजा जो सवाई जय सिंह सेकंड थे वह भारत में 5 स्थानों कौन कौन से दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा व उज्जैन में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया था। अर्थात प्रश्न में जो है विकल्प में से उज्जैन व जयपुर दोनों ही सही है। कौन? उज्जैन और जयपुर, तो बोथ दोनों सही है। फिर कह रहा है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खसरा और रूबेला के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो क्या हो जाएगा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फरवरी 2017 में खसरा और रूबेला के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया, जो यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्कीस नंबर का क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद वर्तमान में जो प्रयागराज है वहाँ की है, लेकिन भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। फिर है कि किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो ये हो जाएगा भारत से अलग होकर वर्ष 1947 में पाकिस्तान बना, जिसमें जूनागढ़ रियासत मिलना चाहती थी, परंतु जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ के अलावा जो है वो जो हैदराबाद रियासत को भारत में ऑपरेशन पोलो पोलो का है पुलिस कार्यवाही के माध्यम से मिलाया गया। तो ये जूनागढ़। फिर है कि भारतीय राज्यों में किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात से जो कर्क रेखा है 23-23.5 डिग्री वो गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। फिर है कि भारतीय राज्यों में किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है। तो द्विसदन विधानमंडल तमिलनाडु में नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्य में है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का सृजन व समापन किया जा सकता है। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है कि प्रक्रिया नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और मौलिक अधिकार उप समिति वो JB कृपलानी थे। और फिर क्या हो जाएगा,
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संघीय संविधान व संघ शक्ति के समिति कौन थे, वो जवाहरलाल नेहरू। फिर है प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी महावीराचार्य। भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि की पुस्तक है, मतलब भास्कराचार्य की पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। और आर्यभट्ट ने क्या लिखा था, आर्यभट्टी ग्रंथ लिखा था। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट इस सिद्धांत को लिखा था। फिर है कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक एनालाइजिंग इंडिया लिखी, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। तो बीरप्पा मोइली ने भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है, इसके बारे में अपनी पुस्तक एनालाइजिंग इंडिया में लिखा है। तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2016 में भारतीय रेल, मतलब दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और गोरखपुर के बीच पहली हमसफ़र श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की, मतलब हाँ ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर सीकरी में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है, जिसका निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था ये। फिर है हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, तो ये है माउंट कंचनजंगा। पहला है माउंट लहोत्से, इसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर। फिर है माउंट मकालू, ये 8,463 मीटर। फिर अगला है माउंट कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8,598। और चौथा कौन हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, मतलब ये प्रथम हो जाएगा माउंट एवरेस्ट 8,848। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ और राजकीय फूल क्या हो जाएगा, पलाश, वृक्ष अशोक और पशु बारहसिंघा। तो ये हो जाएगा। फिर कह रहे हैं मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है, तो ये हो जाएगा मनुष्यों की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी कि जिगर है, जिसमें मनुष्यों में जो है पित्त का उत्पादन होता है, तो जिगर हो जाएगा। फिर कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ, तो भारत में मानव के अधिकार के संरक्षण के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद मतलब फंगस के कारण होता है, तो मनुष्य में जो है दाद रोग वो फफूंद के कारण होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस भारतीय राज्य में 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया जाता है, तो भारत में वर्ष 2016-17 में चीनी का 1/3 हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पादन हुआ और वर्तमान में उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में देश में शेष राज्य है, ठीक है। फिर अगला है भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को जो है किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था, तो भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था, जिसमें जो है एक प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में संविधान में एक प्रस्तावना 12 अनुसूची और 22 भाग व 395 अनुच्छेद हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 तो क्या हो जाएगा कि B7 जल में घुलनशील विटामिन है जिसका रासायनिक नाम बायोटिन है। फिर अगला क्वेश्चन है हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, ये हॉकी के जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मतलब पुराना इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय हॉकी दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदी को देखते हैं। हिंदी में है कि तद्भव कौन सा है इसमें, देखो तद्भव है अचरज, ठीक। फिर अचरज क्यों है, क्योंकि दिए गए विकल्पों में से अचरज एक तद्भव है जिसका तत्सम होता है आश्चर्य। फिर है शीत का विलोम क्या होगा, तो शीत का विलोम उष्ण होता है, ठीक। फिर कह रहा है कर का अर्थ नहीं होता, तो इसमें हाथ, कर का अर्थ होता है हाथ, टैक्स तथा किरण होता है, परंतु कर का हाथ सूर्य नहीं होता, ठीक। फिर है जो कठिनाई से मिलता है, तो जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक दुर्लभ शब्द है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म जो है वो वायु अग्नि है, ठीक। फिर है
कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। पराजय में परा उपसर्ग, ठीक है। फिर 45 नंबर का क्वेश्चन है, लिखावट में आवट प्रत्यय है। फिर अगला क्वेश्चन है, महोत्सव गुण स्वर संधि का उदाहरण है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? महाधन उत्सव। फिर अगला क्वेश्चन है कि मैंने घर जाना था, इसमें अशुद्ध अंश क्या है? मैंने। शुद्ध वाक्य इसका होगा मुझे घर जाना था। फिर है देशभक्ति। देशभक्ति जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देशभक्ति का समास विग्रह देश के लिए भक्ति होगा, देश के लिए भक्ति, ठीक। तो ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कर्मवाच्य है। क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। फिर है कि दिए गए विकल्प जो दिया है उसमें से एक और जो है ये एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, अगला है 51 नंबर का कि पूर्ण विराम चिन्ह है तो किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वो या वाक्य जो है ख़त्म हो गया है। पूर्ण विराम का चिन्ह जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा। फिर दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ निर्दोष होना हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का अर्थ शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है या होता है, ठीक है, बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का आलम्बन विभाव अत्याचारी शत्रु होता है। फिर अगला क्वेश्चन, दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं होती हैं तथा सम चरणों मतलब द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। फिर एक कौन सा शब्द शब्द अलंकार है? तो अनुप्रास और क्रोक्ति यमक एवं श्लेष अलंकार को शब्द अलंकारों के वर्ग में रखा गया। विकल्प के अनुसार यमक एक शब्द अलंकार है। फिर है कि जिन वर्णों को उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य वर्ण या तालव्य ध्वनि कहा जाता है। सा तालव्य ध्वनि है, तालव्य सा, ठीक है। फिर जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा के गले से निकलने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहा जाता है। तो इसमें से जो है विकल्प जो दिए हैं उसमें से का अघोष वर्ण है, ठीक है ये। फिर अगला क्वेश्चन है 59 कि इसमें रचना एक स्त्रीलिंग है, ठीक है ये। फिर अगला क्वेश्चन 60, इसमें से राष्ट्र एक पुल्लिंग है। फिर अगला क्वेश्चन है प्राण शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है ने वाला, तो ने किस कारक का चिन्ह है? तो ने कर्ता कारक का चिन्ह है। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन सर्वनाम है, तो जो विकल्प है दिए गए विकल्प में से आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है, ठीक। फिर है विशेषण है, तो इसमें से शांत एक विशेषण है। शांत जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है प्रणार्थक क्रिया है, तो जिस शब्द के माध्यम से पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने को प्रेरित कर रहा है तो उसमें प्रेरणार्थक क्रिया होता है। सुनाना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल पूर्ण वर्तमान है, ठीक, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो दिया है ये दिया है क्या, एक गद्यांश दिया है उसको पढ़ के आंसर आपको देना है, ठीक। क्वेश्चन दिया है भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए। वो क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियाँ, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतिभागियों में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो,
जो भी इतना तय है कि हम खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते हैं। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। तो अब इसको पढ़ के आंसर आप दीजिए। ठीक, कह रहा है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो शीर्षक क्या हो जाएगा? खेलों का गिरता स्तर। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। तो खेलों के गिरते स्तर का कारण क्या है? खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। फिर अगला क्वेश्चन है कि खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपसी गुटबंदी होने से खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में से नहीं है। तो गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में से खेल नहीं है। ठीक, फिर 71 देखो, कह रहा खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है। तो खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ खेलों को राष्ट्रीय सम्मान का दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बीजक किसकी रचना है? बीजक कबीर साहब की मुख्य प्रामाणिक कृतियों में से एक मानी जाती है। इस कृति को कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। फिर अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। एक कहानी 5th क्लास में था, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कामायनी के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे, कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी आंसू जानना है सब जो है जयशंकर प्रसाद के। फिर है गोदान किसका उपन्यास है? तो गोदान प्रेमचंद्र का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा जो है किया गया था ये। फिर अब हम आगे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता पर। ठीक, तो देखो यहाँ इसमें कह रहा है जिस प्रकार सद्गुण जो है दया से संबंधित है, उसी प्रकार अवगुण किससे संबंधित है? तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जिस तरह सद्गुण व दया समानार्थी हैं, उसी तरह अवगुण और क्रूरता समानार्थी हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है गज़ल और कविता दिया है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा कि जिस तरह गज़ल और कविता आपस से संबंधित है, उसी तरह झूठ और कपट जो है वो आपस में संबंधित है। फिर इसका कह रहा है इसको इस तरह लिखा जाता है, तो उसी तरह इसको कैसे लिखेंगे? तो इसमें देखो ये जो बी है, बी में +2 ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। ऐसे ई में +2 करोगे तो जी हो जाएगा। एच में +2 करोगे तो ये जे हो जाएगा, और के में +2 करोगे तो एम। ऐसे जब एन में +2 करोगे तो पी आ जाएगा यहाँ पे। क्यू में +2 करोगे तो यहाँ पे एस आ जाएगा। टी में +2 करोगे तो वी आ जाएगा, और डब्ल्यू में +2 करोगे तो वाई आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये PSVY। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कुल्हाड़ी का लकड़हारा, तो सुई का क्या हो जाएगा? तो कुल्हाड़ी का, तो जिस तरह लकड़हारा जो है कुल्हाड़ी द्वारा लकड़ी काटने का कार्य करता है, ठीक उसी तरह क्या होता है दर्जी सुई द्वारा कपड़े सिलने का कार्य करता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है घृणा प्रेम, तो सकुशल सुरक्षित अन्य से भिन्न है, ये समानार्थी है, अन्य सभी में विलोम है। ठीक है ये वाला। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सक रोगी, तो शिक्षक का क्या हो जाएगा? तो जिस तरह चिकित्सक जो है रोगी का उपचार करता है, उसी तरह शिक्षक जो है विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करता है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 82 है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ए का 1 हो जाएगा, वाई का 25 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, डब्ल्यू का 23 हो जाएगा, तो ओ का 15 हो जाएगा। ठीक क्रम से लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 15। फिर अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई आता है? तो इसमें देखो यहाँ से यहाँ एक सेकंड,
तो यहाँ काउंट कर लो, क्या कह रहा है कि ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ही आता है। तो देखो यहाँ पे होगा 1, ठीक, और फिर यहाँ पे देखो 2, तो यहाँ पे देखो एक ये वाला 1 मैंने गोला बना दिया है, एक ये 2, एक 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक 6, एक 7, एक 8, टोटल 8 हैं जिसके पहले और बाद में टी आता है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक, डी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या आएगा यहाँ पे, ठीक। तो देखो यहाँ 8 दिया है, ठीक है, तो यच का 8 हो जाएगा, ठीक, यच का 8, और यहाँ एक्स दिया है तो एक्स का 24 होता है और जी का 7 होता है, जी का 7 हो गया, तो ओ का 15 होता है, तो क्यू का क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी कह रहा है प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या आएगा। तो बी का 2 होता है, ठीक, और आई का 9 होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, तो एच का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि क्रम से ABCD मतलब इतना दिया है तो करा 29वां अक्षर क्या हो जाएगा। तो देखो दी गई अक्षर श्रृंखला में 29वां अक्षर क्या हो जाएगा, यच होगा, ठीक, क्योंकि प्रत्येक अक्षर की जो क्रम संख्या है उसे उतनी ही बार लिखा गया है, ठीक है। ए, फिर बी दूसरे नंबर पे आता तो बी हो जाएगा, फिर सी 3 नंबर पे आता तो 3 बार, डी 4 नंबर पे आता तो 4 बार, ऐसे 29वां अक्षर क्या हो जाएगा, तो ये 29 बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ऐसे कितने टी हैं जिसके तुरंत बाद जो है आई ई है, ठीक, तुरंत बाद आई, तो इसमें टोटल जो है 6 आई हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रमेश उत्तर की ओर जाता है, ठीक, रमेश जो है पहले उत्तर की ओर जाता है, उत्तर इधर हो जाएगा क्योंकि देखो ये होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो रमेश उत्तर की तरफ जाता है, दाएं मुड़ता है, तो ये दाएं मुड़ेगा। फिर कह रहा है फिर वहाँ से जो है फिर से दाएं मुड़ता है, तो फिर दायां वो मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, ठीक, बाएं मुड़ा। अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है, तो यहाँ से अगर करोगे ऐसे तो किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो वो पूर्व की दिशा की तरफ जा रहा है, ठीक। अरे एक सेकंड, ये वाला हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनीता, ठीक, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, सुनीता पहले दक्षिण की ओर गई, फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ती है और फिर दाएं मुड़ती है, तो फिर दाएं मुड़ गई और फिर बाएं मुड़ती है, फिर वो बाएं मुड़ गई। अब सुनीता किस दिशा में, तो अगर ऐसे करा जाए तो ये किस दिशा में है, ये पूर्व की ओर जा रही है, तो आंसर हो जाएगा पूर्व। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए, इसको तर्क वाले हैं, ठीक है, देखो पढ़ो इसको। कह रहा है भारत के किसी समृद्ध परिवार से न आने वाले किसी बच्चे को क्या अपने जुनून का अनुसरण करने देना चाहिए। तो अब कारक पढ़िए, तर्क क्या दिया है, हाँ, इन दिनों यदि किसी बच्चे को अपनी अभिरुचि का अनुसरण करने दिया जाए तो वो इसमें श्रेष्ठ हो सकता है, यहाँ तक कि आर्थिक तौर पर भी। नहीं, आज भी हमारे देश में मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है और किसी को अपरंपरागत क्षेत्रों में स्थापित करना समय की बर्बादी है तथा यह आर्थिक रूप से भार डालने वाला हो सकता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें जो कथन में दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा हो जाएगा, तर्क जो है वो पहला सही हो जाएगा, पहला प्रभावकारी है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है 91, क्वेश्चन है कि क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। तो
इसका है नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। तो इसमें ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकंड प्रभावशाली है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 92 देखते हैं। क्वेश्चन है 92 कि क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? तो तर्क दिया नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं और वहाँ इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए, यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए। दूसरा है हाँ, निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा ही बेहतर होता है। तो क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं जिनमें एक कप्तान होता है जो निर्णय लेने के लिए पर्याप्त है, अतः तर्क जो है फर्स्ट सही है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है? तो इसमें से देखो, ये जो 12-25 है ये 35 का वर्ग है, और 20-25 जो है ये 45 का वर्ग है, और 25-25 ये है पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, और 42-25 ये 65 का वर्ग है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो देखो, जब इसको आप सॉल्व करोगे 94, जो देखो यहाँ पे 60 दिया है, ठीक है, तो जो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 बच्चे 5 से कट कर दिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 गुणे यहाँ पे 2 चौक 8, और यहाँ पे 4 चला जाएगा तो हो जाएगा 12 और बटे का 3 हो जाएगा। अब 3 चौक 12, 12 चौक 48, तो 48 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसको जब आप जोड़ लोगे, जब जोड़ोगे टोटल, तो इसका आंसर आ जाएगा 19.62। फिर अगला क्वेश्चन है कि सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए, इतने के बीच का अंतर क्या होगा? तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे 4/5 माइनस 2/3, जब इसको चाटते 12 एलसीएम हो जाए, मतलब 5-15 एलसीएम हो जाएगा। 5-15 3 चौक 12 माइनस यहाँ 3 5 15 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 गया 2/15, इसका आंसर आ जाएगा 2/15। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, देखो कह रहा है 30, 60, 72 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो अब इसको हम निकाले हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 6। कैसे आएगा देख लो। देखो यहाँ पे हो जाएगा 30, 60 और 72, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तेज 6 और 2 तेज 6 और 2 छक 12, फिर 2 से करिए, 3 से करिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 एकम 3 10, और 3 एकम 3 दूनी 6, फिर इतना आ जाएगा। तो इसका मासा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो इसका मासा आ जाएगा 6। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 15, 30, 24 का लघुत्तम समापवर्तक। अब इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। 15, 30 और 24, तो 2 से कट करिए, 2 से 15 उतार लीजिए, 15 उतार लीजिए, और 24 का 12 ही हम 24, फिर इसको 3 से करिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 चौक 12, फिर इसको किससे करोगे 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 उतार लीजिए। तो यहाँ पे लासा क्या कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना 4, तो 3 त्रिका 9, 9 पचे 45 और 45 चौका 120, तो इसका आंसर आ जाएगा 120। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा 120 ये। फिर कह रहा है कि 21 चॉकलेट इतने के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटे हिस्से में कितनी हो जाएगी? तो छोटा हिस्सा क्या है 2 है, तो
कितना चॉकलेट है? 21। 21 गुणे 2/5 2 10 कर दिए, 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, 5 और 2 मल्टीप्लाई नहीं करा जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 7, तो यहाँ पे 7 त्रिक, देखो यहाँ से एक सेकंड फिर से देख लीजिए, एक सेकंड। देखो कह रहा है 21 चॉकलेट है, 21 में से छोटे वाले का पूछा है तो छोटा वाला ऊपर लिख देंगे, और नीचे 5 2 कितना हो जाएगा? 7, तो 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, तो इसमें 6 चॉकलेट आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत कितना है? तो इसमें कह रहा है 175 में से 126 अंक, तो इसमें 126 अंक प्राप्त किए तो कितना हो जाएगा? 126 बटे 175 और गुणे 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 72% आ जाएगा निकल के। ठीक, ये 72 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 35 का 12% कितना हो जाएगा? तो निकाल लीजिए, 35 गुणे 12 बटे 100, ये ऊपर हो जाएगा 420 बटे 100, 0 0 कट हो जाएगा, आ जाएगा कितना? 4.2। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना? 4.2। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? तो देखो सीपी गुणे कितना हो जाएगा? सीपी गुणे कितने रुपए लाभ कमाता है? 24, तो 100 में जोड़ के 124 हो जाएगा, 124% निकाल दीजिए इसका, तो 100 हो जाएगा। अब इसको जब ये कितने में है, कितने रुपए में बेचा था? 434। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 350। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा 350। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, देखो अंकित मूल्य गुणे कितना हो जाएगा? मान लो अंकित एक के लिख दिए। ठीक है, अंकित मूल्य कह रहा है कि 12% की छूट, तो 12 घटा दो 100 में से, तो कितना? 88 बटे हो जाएगा 100, और कितना रुपए बेचा? 132। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? आ जाएगा अंकित मूल्य बराबर जब आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 150। ठीक, 150 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 104 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि 104 नंबर का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपये का 3 साल का ब्याज क्या होगा? तो ये साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन यहाँ पे कितना दिया है? कह रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतने रुपए का, तो हो जाएगा यहाँ पे देखो 2500 गुणे कितना दिया है यहाँ पे? 4 गुणे कितने साल का? 3, तो 3 हो जाएगा। ठीक, और बटे का हो जाएगा 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 से कट जाएगा, तो 4 थे 12 25 से ही हम 300, इसका आंसर 300 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 105 है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतने रुपए का 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे 100 प्लस दर बटे 100, और उसकी पावर हो जाएगी समय और माइनस का मूलधन। ठीक, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर निकाल लीजिए, चक्रवृद्धि CI बराबर। ठीक, क्या हो जाएगा? मूलधन मतलब मूलधन कितना दिया है? 1400 गुणे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 प्लस दर कितना दिया है? 10, और बटे
कितना हो जाएगा 100। और समय कितना दिया है, समय 2 साल, तो यहाँ पे 2 और माइनस का मूलधन क्या हो जाएगा 1400। ये फार्मूला होता है। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 1400 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 110/100। यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो फिर 110/100 माइनस का 1400। यहाँ पे 1 0 2 0, यहाँ से 2 0 से कट जाएगा, ये 2 0 ये 2 0 ये यहाँ से कट जाएगा। अब जिसको आप मल्टीप्लाई करा लोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 1694 और माइनस 1400। जिसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा 94 रुपये। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन 105 के बाद 106। ये क्वेश्चन है कि रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपये और 200 रुपये में से एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच में 1:2 के अनुपात में साझा किया गया तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपये वापस निकाले। तो मान लो कि माना रवि ने 1 माह बाद ठीक अपना पैसा निकाला, तब क्या हो जाएगा 150 है, तो यहाँ पे देखो 150 गुणे x हो जाएगा और बटे कितना दिया है 200 रुपये, तो 200 गुणे कितने कह रहे हैं रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपये और 200 रुपये में से एक व्यापार में निवेश किया। ठीक, लेकिन रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया, तो इसको x मान लिए। यदि 12 महीनों बाद लाभ रवि और रश्मि के बीच अनुपात 1:2 है, तो इसका 12 हो जाएगा। और अनुपात कितना दिया है 1:2, क्योंकि 12 महीने दिया है ये यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ जाएगा 15 दूना 30 यानी कि 300x और इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 दूना 24, तो हो जाएगा 2400। तो यहाँ से 0 0 0 0 से कटेगा 3/24, तो हो जाएगा 8 माह। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि 18, 27 और 1 अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या कौन सी होगी। तो मान लो कि तीसरी संख्या x है, तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे कितना दिया है 18 प्लस का 27 और तीसरी संख्या को मान लो x बटे 3 और इसका औसत कितना दिया है 30। इसी को सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 18 मतलब कितना हो जाएगा 45 प्लस का x। ठीक, 45 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 दिया कितना हो जाएगा 90। अब x 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो 108 नंबर का कह रहा है एक व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है। ठीक, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर मैं एक साथ उसी कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो कह रहा है ए और प्लस बी, ए प्लस बी का लगा समय, इसका फार्मूला क्या होता है ए इंटू बी अपान ए प्लस बी। इसमें रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक का है कितना है 48 और गुणे कितना हो जाएगा 60 और बटे 48 प्लस का 60। ऊपर जब गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 48 गुणे 60 और बटे कितना हो जाएगा 108। ठीक, जब इसको कट करोगे इससे तो कितना हो जाएगा 12 से कट जाए 12 पंचे 60 और 12 नवैया 108, तो 48 पंचे कितना हो जाएगा 0 5 40 0 और 4 और 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा। ठीक, तो
तो 12 9 12 पंचे 60 और 12 9 108। और जब इसको गुणा करो 5 40, 40 का 0 हासिलाई 4 और 5 चौक 20 4 24 240/9 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 3 का 9, 3 बटे 24 तो यानी कि 80/3। और जब इसको कट करोगे तो ये कितने में आ जाएगा? 26 मिनट 40 सेकंड। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। तो 26 मिनट 40 सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 109 नंबर का कि राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। राजेश ने साइकिल कितनी देर चलाई? तो पहले मान लीजिए कि माना जो है राजेश ने साइकिल कितनी सेकंड चलाई थी? 1 सेकंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है। ठीक, और 20 मीटर या तो 20, और कह रहा है कि 600 मीटर की दूरी तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 45 माइनस x, और कितना कह रहा है? 5 मीटर। तो यहाँ पे कर दीजिए 5। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस कर दीजिए। x का कितना कह रहा है? या तो 20 लेता है, तो 20 कर दीजिए, और बराबर में कितना दिया है? 600। फिर से पढ़ लो। कह रहा राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है। ठीक, और फिर कह रहा है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। ठीक, तो मान लो कि ये पैदल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया जो है साइकिल से। फिर क्या हुआ? परिवहन के दोनों तरीके के संयोजन मतलब जोड़ मीटर की दूरी तय करने में, मतलब 600 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लेता है। ठीक, तो 45 माइनस x हो जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक, तो देखो इसको जब सॉल्व कर लोगे, ठीक है, अब सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? जब इसको गुणा कराओगे इसमें तो हो जाएगा कितना? 225 माइनस का 5 को x से कराओगे 5x, और प्लस हो जाएगा 20x इक्वल टू 600। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 225 और 225 हो जाएगा, और देखो 20 में से 5x चला गया तो क्या हो जाएगा? 15x। तो 15x बराबर हो जाएगा 375। तो x बराबर कितना हो जाएगा? कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25 सेकंड। ठीक, 25 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 25 सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना दिया है। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% और ऊंचाई जो है इतने प्रतिशत कम हो जाती है तो कमरे में चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो माना कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसको मान लीजिए 5x, 4x और 2x। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू कितना होता है? ऊंचाई। ये फार्मूला होता है। ठीक, अब प्रारंभ में इसका क्षेत्रफल कितना था? 2 इंटू 5x प्लस का 4x हो जाएगा, और इंटू कितना दिया है? 2x 2ax इक्वल टू कितना है? 4 5 20 और इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? जब इसको लगाओगे तो हो जाएगा 36x²। ठीक, फिर देखो अब इसका अंत से निकाल लो। अंत से इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये तो प्रारंभ का है, ठीक है, ये प्रारंभ का है। अब अंतिम से जब निकालोगे, अंतिम से निकालोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5x इंटू कितना दिया है? 20%, यानी कि 120/100 हो जाएगा, और प्लस का 4x इंटू कितना हो जाएगा? अगर 25% तो 125/100
100 हो जाएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2x इंटू 75/100। ठीक, जब इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा 6x प्लस का 5x और क्या हो जाएगा 1.5x इक्वल टू 33x² हो जाएगा। अब पहले के क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, पहले के क्षेत्रफल से 3/36 हो जाएगा, मतलब 3 एक कम 3 दूनी 6 12, 1/12 की कमी हो जाएगी। ठीक, ये प्रारंभिक वाले में 1/12 की। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखो, कह रहा है तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हुए दोनों ने बारी बारी 1-1 मिनट काम किया। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा। तो देखो, इसको लगाओ, क्या हो जाएगा, देखो तुहिन का हो जाएगा, देखो यहाँ पे तुहिन हो जाएगा। ठीक, तुहिन यहाँ हो जाएगा प्रणव। ठीक, और समय कितना दिया है, समय निकाल लीजिए। देखो कह रहा है तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हुए दोनों ने बारी बारी 1-1 मिनट काम किया। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा। तो इनका देखो, ये तुहिन है, ये कौन है, ये है प्रणव। तो इनका जो समय निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 42 मिनट हो जाएगा और इनका प्रणव का कितना हो जाएगा 70 मिनट। अब मान लो कि माना जब 42 और 70 का जब क्या हो जाएगा कुल काम 210 हो जाएगा। अब इनका कार्य क्षमता निकाल लो, यहाँ पे कार्य क्षमता। ठीक, तो इनका हो जाएगा 5 काम, इनका 5 काम हो जाएगा और इनका प्रणव को कितना हो जाएगा 3 काम। अब देखो प्रश्न में जैसे क्या कहा है कि कार्य शुरू करने पर, जब कार्य शुरू करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 26 गुणे 2 मिनट, यानी कि 26 और 1 चक्कर लगाएंगे। ठीक है, 1 चक्कर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 काम और गुणे 26 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे क्या करेंगे 2/5 मिनट जब लगाएंगे तुहिन, ठीक, तुहिन का आप देख रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 काम हो जाएगा। अब कह रहा है कि कुल काम बराबर क्या हो जाएगा, कुल काम इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 26 है। ठीक है, तो 26 और गुणे 2 और प्लस का 2/5। ठीक, ये वाला निकालेंगे ना, 26 गुणे 2 और प्लस का 2/5। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 52 सही 2/5 मिनट। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 52 मिनट जो है 24 सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा 52 मिनट 24 सेकेंड। ठीक, 52 मिनट 24 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रविंद्र रोज 8 बजे घर से निकलता है और इतने बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से इतने की गति पर 1/3 दूरी की तिहाई दूरी की यात्रा पूरी की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा के हिस्से मतलब यात्रा के शेष हिस्से में जो है यात्रा की। तो रविंद्र रोज 90 मिनट यात्रा करता है। ठीक है, रविंद्र 90 मिनट यात्रा करता है, तो इसको लगा लीजिए। देखो रविंद्र जो है रोज कितना करता है 90 मिनट यात्रा करता है। ठीक, अब यात्रा के 1/3 में लगा समय कितना हो जाएगा, कह रहा है 1/3। 1/3 में लगा समय कितना हो जाएगा 90 गुणे 1/3 मतलब 30 मिनट।
और 1/3 यात्रा को इसकी 3/4 गति से लगा समय, तो कितना हो जाएगा 30 × 4/3 बराबर कितना है 40 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 4 जुड़े मतलब 4 10 40 हो जाएगा। ठीक, इतना मिनट आ गया। अब कह रहा है कि शेष यात्रा समय पर पहुंचने के लिए जो है कितना हो जाएगा 50 मिनट में पूरी करनी है। तब क्या करोगे, यात्रा जो है यात्रा का 2/3 में लगा समय कितना हो जाएगा 90 × 2/3, तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 मतलब 60 मिनट। अब कह रहा है कि यात्रा की गति, तो यात्रा की गति कितनी है 60 कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ 0 0 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6/5 गुना जो है तय करनी होगी उसको। ठीक है, तो इतना आ जाएगा कितना 6/5 गुना ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें घी दिया है और वनस्पति दिया है। ठीक, तो देखो जिस तरह घी और वनस्पति आपस में संबंधित हैं उसी तरह दूध और दही संबंधित हो जाएंगे। ठीक, 113 हो गया। 114 देखते हैं। देखो कह रहा है कि मीटर, मील और फरलांग, एकड़, यार्ड इसमें जो है कौन अलग है, तो यहाँ एकड़ अन्य सभी से भिन्न है। यह क्षेत्रफल को दर्शाता है तथा अन्य सभी लंबाई को दर्शाते हैं। ठीक, डी। फिर कह रहा है कि इसमें से कह रहा है कि अलग युग को पहचाने, तो भौतिकी जो है भौतिकी, सामाजिक विज्ञान अन्य सभी में भिन्न है क्योंकि भौतिकी जो है वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। फिर कह रहा है लकड़ी, खंड, तो ब्रेड का क्या हो जाएगा, तो जिस तरह लकड़ी के छोटे रूप को खंड कहा जाता है उसी तरह ब्रेड को क्या कहा जाता है केक। फिर अब देखो 117 नंबर के क्वेश्चन में दे रहा है कि चित्र है, इसमें कह रहा है अगला मतलब विकल्प को पहचाने जो चित्र का जल प्रतिबिंब है। ठीक, तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, आकृति का ऊपर वाला भाग नीचे की ओर और नीचे वाला भाग जो है ऊपर की ओर दिखाई देता है, तो ये जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, इसीलिए। फिर कह रहा है इसमें कह रहा है सबसे अलग चित्र को पहचाने, तो ये आकृति सही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अंदर जितनी भी ये आकृतियाँ हैं उतनी ही बाहर वाली आकृति से भुजाएं हैं, जबकि इसमें नहीं है। ठीक, जैसे देखो यहाँ 1 2 3, तो इसमें देखो 1 2 3, ऐसे देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4, और इसमें क्या है 1 2 3 4 है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। फिर यहाँ पे 119 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र को किनारों से मोड़कर एक घन बनाया जाता है, उस विकल्प का पता लगाएं जो इस प्रकार से बने घन की सतहों को सही ढंग से दर्शाता है। तो आपको पता है कि इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा। ठीक, और प्लस वाले का विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा। ठीक, तो देखो प्लस का क्या आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और ओ का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और इनटू का क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। तो ऑप्शन पूछा है कि दर्शाता है। ठीक, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका जो है इस तरह, क्योंकि दी गई आकृति जो सी है ये प्रश्न चित्र को जो है मोड़ कर बनाई जा सकती है। ठीक, इसीलिए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकल्पों में से चित्र 3 सबसे ठीक किससे ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि चित्र 2 चित्र 1 से संबंधित है। ठीक, तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसीलिए। फिर अगला क्वेश्चन है कह रहा जैसे ये इससे संबंधित है ऐसे इसको किस तरह बना सकते हैं इसको। देखो ये वाला चिन्ह कहाँ चला गया, यहाँ पे ये प्लस है तो ये कोने पे आ गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आ गया, और
ये वाला कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो ऐसे इसको जब बनाओगे तो ये वाला आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, सबसे अलग विकल्प या चित्र को पहचाने। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सभी जो आकृतियाँ, मतलब इसमें क्या है, सभी आकृति क्या है, ओ के तुरंत बाद जो है ऐसे एरो का आकृति चिन्ह आ रहा है, जबकि डी का इसका पालन नहीं कर रहा है। ठीक, ओ के बाद में क्या आ रहा है, इस तरह आ रहा है। ठीक, ऐसे ओ के बाद में ये वाला चिन्ह आ रहा है, लेकिन डी में ऐसा नहीं है, ओ के बाद। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्र 3 किससे ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि चित्र 2 चित्र 1 से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लो। कह रहा दिए गए विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प को पहचाने। तो इसमें विकल्प जो सी है वो सबसे अलग है, क्योंकि अन्य सभी बिंदुओं जो ये डॉट है इसकी संख्या समान है, लेकिन जो है समान है, लेकिन अन्य में जो है 14 बिंदु है और सी में जो है 13 बिंदु हैं। ठीक है, इसमें जब आप गिन लोगे तो देखो 1 2 3 4 5 है, इसमें 6 7, देखो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इनमें 14 है। अब बी में भी 14 है गिनोगे तब, और डी में भी 14 है, लेकिन इसको जब गिनोगे तो इसमें 13 है टोटल। ठीक, इसीलिए फिर इसमें कथन कारक आ गया। कह रहा कोई, यहाँ देखो, कह रहा कोई भी खिड़की मछली नहीं है। कह रहा कोई भी खिड़की जो है वो मछली नहीं है, तो मछली को अलग बना दो। फिर कह रहा है सभी मछली इंसान है। सभी मछली क्या है, इंसान है। ठीक, तो कह रहा है कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, तो ये तो ठीक है। फिर कह रहा है कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, कोई भी इंसान जो है वो खिड़की नहीं है। ठीक, फिर दूसरा क्या दिया है, कुछ इंसान मछली हैं, मतलब कुछ इंसान जो है मछली हैं, मतलब मछली हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो कह रहा है इसमें जो है इसमें सिर्फ निष्कर्ष 3 जो है कुछ इंसान मछली है, तो यही वाला सही हो जाएगा, और बाकी तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये दूसरा तो ये गलत ही था, ये भी गलत था, ये सही हो जाएगा, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ चाक खड़िया डस्टर है। देखो, चाहे चाक कहो और चाहे खड़िया कहो, ये क्या है, ये डस्टर है। ठीक, क्या है, कुछ चाक खड़िया जो है वो डस्टर है, तो यहाँ डस्टर कर दो। अब कह रहा है कि सभी डस्टर बोर्ड है, तो यहाँ से देखो सभी डस्टर क्या है, बोर्ड है। अब देखो निष्कर्ष क्या रहा है, कुछ चाक खड़िया बोर्ड है, कुछ चाक खड़िया बोर्ड है, तो हो सकता है। ठीक, फिर कह रहा है कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, कोई भी डस्टर जो है वो बोर्ड नहीं है, ये गलत है जबकि। तो कह रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट सहमत है, तो देखो पहला जो है सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखो 126 वाला, कह रहा है कुछ डेस्क टोपियाँ हैं, कुछ डेस्क जो हैं वो क्या है, टोपियाँ हैं। ठीक, कोई भी टोपी काली नहीं है, तो काली अलग कर दो। ठीक, कोई भी टोपी काली नहीं है। अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष पढ़ो। कह रहा है कुछ टोपियाँ डेस्क हैं, तो कुछ टोपियाँ डेस्क हैं, तो सही हो सकता है। कोई भी डेस्क काली नहीं, कोई भी डेस्क काली नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ए भी सही हो सकता है, मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डेस्क काली नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहला सही हो जाता है, कुछ सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो सहमत है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि अनुपस्थिति संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 गुणे 1 गुणे 1 और +1 करो तो 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1 गुणे 1 गुणे 1 करो
और प्लस का 1 करो तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो 10 है इसको जब आप करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और प्लस 2 करोगे तब यहाँ पे 10 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 2 की घात मतलब आप करोगे क्या क्यूब और प्लस का 2 तब ये 10 हो जाएगा। ठीक, ऐसे जब 30 का करोगे 30 3 की घात 3 और प्लस 3 तब यहाँ 3 त्रिका 9 27 और 27 3 30 हो जाएगा। ऐसे 68 का करो तो 68 क्या हो जाएगा 4 की घात 4 मतलब 4 की घात 3 4 चौक 64 और 64 में जब आप 4 ऐड करोगे तो 68 हो जाएगा। तो अगला क्या हो जाएगा 5 का क्यूब करो 5 25 5 125 125 में 5 ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा। तो 130 आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। अब 128 नंबर का देखते हैं। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अनुपस्थिति संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 17। तो देखो 4 में जब आप प्लस 13 ऐड करोगे तो यहाँ 17 हो जाएगा और 17 में प्लस 17 करोगे तो 34 हो जाएगा और 34 में प्लस का 19 करोगे तो यहाँ 53 हो जाएगा और 53 में प्लस का 23 करोगे तो 76 हो जाएगा और 76 में प्लस का 29 करोगे तो यहाँ पे 105 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पता है कि अभाज्य संख्याओं का योग किया जा रहा है, योग किया जा रहा है। ठीक है, योग, तो अभाज्य संख्याओं का योग कर दो ऐसे। तो अगला ये क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें भी कह रहा है कि थर्मामीटर का तापमान तो अमीटर का क्या हो जाएगा। तो जिस तरह से तापमान को थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है उसी तरह से धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे 0 में 0 से स्क्वायर और प्लस 0 करोगे तो 0 आ जाएगा और 2 में क्या करोगे 1 का स्क्वायर। देखो इसमें क्या करोगे 0 का स्क्वायर प्लस 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। इसमें जब आप 1 का स्क्वायर और प्लस 2 करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, और इसे 6 का जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और प्लस का 2 तो 6 हो जाएगा। 12 का करोगे तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 9 प्लस 3 तो यहाँ 12 हो जाएगा। फिर 20 का निकाल लो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और प्लस 4 ऐसे 30 का निकाल लो तो 5 का स्क्वायर 5 25 और प्लस 5 ऐसे इसको निकाल लो 6 का स्क्वायर 6 का 36 और प्लस जो हो जाएगा 5 के बाद क्या आता है 6 आता है। 6 ऐड करोगे 42 हो जाएगा और 42 का हो गया। अब अगला निकाल लो, इसका निकाल लो तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होना चाहिए 7 7 407 कितना हो जाएगा 56 तो ये 56 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सक का रोगी तो वकील का क्या हो जाएगा। तो जिस तरह चिकित्सक जो होता है चिकित्सक और रोगी का संबंध है उसी तरह वकील और अभियोक्ता का संबंध है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा पूछ रहा है। तो आपको पता है यहाँ पे कि जो 226 है ये 15 15 225 और प्लस 1 करा गया है। ठीक है, 15 का स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, ये वाला 15 जो है ऐसे यहाँ पे किसका स्क्वायर करा जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे 8 का स्क्वायर करो 8 64 और प्लस 1 कर दो। ठीक, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्म को पूर्ण करो। यहाँ पे क्या आएगा तो देखो यहाँ पे आपको पता है 2 में जब प्लस 3 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा और 5 में प्लस का जो 5 ऐड करोगे 10 हो जाएगा। 10 में जो है प्लस 7 करोगे तो 17 हो जाएगा और 17 में जब आप प्लस का 11 करोगे तब 26 हो जाएगा और 26 में जब आप क्या करोगे प्लस का 11 करोगे फिर तो 37 हो जाएगा और 37 में प्लस का 13 करोगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक, इसमें 50 आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो फिर से यहाँ पे मैंने गलत मतलब बोल दिया गलत और लिख भी गलत दिया। देखो यहाँ पे 3 यहाँ ऐड करोगे यहाँ 5 यहाँ पे 7 तो अगला 9 होना चाहिए। तो ना यहाँ 17 से 26 जब ऐड करो 9 ऐड करोगे तब हो जाएगा 26 और 26 में फिर 11 ऐड करोगे तब होगा ये। तो टोटल मिला के ये 50 आंसर हो जाएगा। मतलब वही आप अभाज्य संख्या ऐसे ऐड करते चले जाओगे अगली। तो फिर अगला क्वेश्चन देख लो 134 नंबर का कह रहा है कि
यहाँ पे कह रहा है कि कूट भाषा में बैन को DCP लिखा जाता है, तो पापा को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देखो क्या हुआ है, जैसे B में +2 ऐड करा गया है तब यहाँ पे हो जाएगा D। ऐसे ही A में +2 ऐड करोगे तो C हो जाएगा, N में +2 ऐड करोगे तो P हो जाएगा। तो ऐसे ही जब P में +2 ऐड करोगे तो R हो जाएगा, A में +2 करोगे तो C हो जाएगा, P में +2 करोगे R हो जाएगा, A में +2 करोगे C हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, RC। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है इसका एक कोड दिया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो F का क्या होता है, ठीक, इधर देखो F जो होता है उसका नंबर होता है, इसमें दिया है F का 7 लिखा है, ठीक, I का लिखा है 4 और EL का लिखा है 6 और E का 5। तो यहाँ पे क्या करा गया है, पहले I लिखा गया है फिर DEAL। तो I का नंबर कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4, ठीक, ये देखो लिखा गया है, ठीक है, I का 4 और 3 नंबर पे कौन सा था, 3 का दिया है ये D, ठीक, मतलब D बराबर 3 दिया है यहाँ पे, D क्या है 3 और E कितना दिया है, E दिया है 5, ये वाला 5 और A कितना दिया है 8, तो 8 लिख दो यहाँ पे, और EL का कितना है 6, तो 6। ऐसे ही जब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, D का मान कितना दिया है 3, तो D का मान 3 दिया है, देखो ये वाला D, यहाँ पे D का मान 3, E का मान कितना दिया है 5 दिया है, ठीक। अब A का मान कितना दिया है 8 दिया है, F का मान कितना दिया है, F का मान 7, यहाँ से F ले लो, यहाँ का F का मान ये 7 है, ठीक, ये वाला, तो 7 हो जाएगा, तो 35 और 87 आंसर आ जाएगा, ठीक, ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको इतना लिखा जाता है तो इसका मान क्या हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा मतलब सोचने लायक है, जैसे T है, T में -1 करोगे तो आ जाएगा यस, ठीक, ये, और T में जब +1 करोगे तब आ जाएगा U, ठीक, ये ऐसे ही देखो, अरे भगवान इसको इस हटा दो, ठीक है। देखो T में +1 करोगे तो आ जाएगा U, और T में ही जब -1 करोगे तब आ जाएगा यस, ये -1 और ये +1, ठीक। ऐसे R में करोगे, जब R में -1 करोगे तो Q आ जाएगा और +1 करोगे तो यस आ जाएगा। ऐसे जब U में करोगे, U में -1 करोगे तो T आ जाएगा, U में +1 करोगे तो V आ जाएगा। अच्छा T में -1 करोगे तो यस आ जाएगा, और T में +1 करोगे तो U आ जाएगा, और H में -1 करोगे तो G आ जाएगा, और H में +1 करोगे तो I आ जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब इसी तरह इसको निकालोगे EL वाले को तब कितना हो जाएगा, EL में जो है -1 करोगे तो आ जाएगा K, और +1 करोगे तो आ जाएगा M। ऐसे ही जब I में आप -1 करोगे तो आ जाएगा H, और +1 करोगे तो J आ जाएगा, और E में -1 करोगे तो D आ जाएगा, और +1 करोगे तो F आ जाएगा, और यस में -1 करोगे तो R आ जाएगा, और यस में +1 करोगे तो T आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B। फिर कह रहा है कि इसका इतना लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इसको भी देख लो, समझा देते हैं। कह रहा है कि देखो B में +3 ऐड करोगे तब E आ जाएगा, B में +3 ऐड करोगे तो आ जाएगा +3, तब यहाँ E आ जाएगा, और U में +3 ऐड करोगे तो EX हो जाएगा, ठीक, और T में +3 ऐड करोगे तो W हो जाएगा। ये सब में +3 करेगा। ऐसे T में करोगे तो +3, E में +3 H, R में +3 U। अब देखो यम में +3 करोगे तो यहाँ P आ जाएगा, I में +3 करोगे EL आ जाएगा, EL में +3 करोगे तो O हो जाएगा, और K में +3 करोगे तो N आ जाएगा। तो ऐसे ही आप इसका निकाल लीजिए। E लिखा है, E में +3 करोगे तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और A में +3 करोगे तो इसका H हो जाएगा, और A में +3 करोगे तो D हो जाएगा,
आर में +3 करोगे तो यू हो जाएगा, टी में +3 करोगे तो डब्लू हो जाएगा, एच में +3 करोगे तो के हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? वी ऑप्शन में। फिर देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनमोहन प्रवीण का भाई है। ठीक, यहाँ पे लिख लो मनमोहन। ठीक है, मन को मोहने वाला मनमोहन जो है ये किसका भाई है? प्रवीण का। तो देखो ये भाई है तो भाई को लिख लो ऐसे, किसका? प्रवीण का। ठीक, प्रवीण का भाई है। फिर कह रहा है प्रवीण की एकमात्र बहन, मान लो प्रवीण की एकमात्र कोई बहन है। ठीक, बहन की माँ, इसकी कोई माँ है। ठीक, माँ की माँ, इसकी कोई, इनकी कोई माँ है। ठीक, मनमोहन किस प्रकार संबंधित है ये? तो देखो इसके भाई की बहन मतलब इसकी मम्मी ये हो जाएंगी, इसकी मम्मी की मम्मी तो नानी हो जाएंगी। ठीक, तो ये नानी हो जाएंगी, आंसर ये। फिर अगला क्वेश्चन देखो, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है वो मेरे दादी के। ठीक, देखो कह रहा सविता कहती है, ठीक, कहती है वो मेरी दादी, कहती है वो मेरी दादी, ठीक है, के एकमात्र बेटे, मेरे दादी के एकमात्र कोई बेटा है। ठीक है, एकमात्र बेटे का बेटा, ठीक, का बेटा है। दादी कहती हैं वो मेरे दादी के, मतलब यहाँ पे मान लो कोई है, ठीक है, एक्स मान लो, एक सेकंड, कह रहा है कि एक्स जो है मान लो ये मेरे जो है दादी, ठीक है, ये है मेरे दादी के एकमात्र बेटे का बेटा है। तो फोटोग्राफर पुरुष सविता से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो क्या हो जाएगा, मान लो क्या हो जाएगा बताओ। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो तो सब मतलब क्या हो जाएगा बोलो, तो सविता के पिता, देखो फिर से एक बार इसको फिर से बनाते हैं। ठीक, इसको हटाओ। कह रहा है कि एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है वो मेरे दादी के, ठीक है, वो मेरे दादी के एकमात्र बेटे, ठीक, तो बेटे का बेटा है, तो बेटे का बेटा है, वो मेरे दादी के बेटे का बेटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब यहाँ इस तरह बनाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगी, माता हो जाएंगी, और इनके ये क्या हो जाएंगे, पिता, किसके, सविता के। ठीक, फिर कह रहा है इसका मतलब कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा। ठीक, भाई हो जाएगा। अब कह रहा है फोटोग्राफर वाला पुरुष जो है किस तरह संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा, भाई से संबंधित है। ठीक, एकमात्र बहन है ना, तो इसका भाई आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो 140 नंबर, कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है कि वो मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है? मैं एक महिला जो है की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, ठीक, मान लो एक गीता हो जाएंगी। गीता कहती हैं कि वो मेरी दादी, ठीक है, वो मेरी दादी जो हैं, दादी की एकमात्र संतान है। ठीक, मतलब यहाँ उसकी माता हो जाएंगी और ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पिता हो जाएंगे। ठीक, और इनकी बहन कौन हो जाएगी, महिला,
कह रहा महिला गीता से किस बहन, ये महिला, ठीक है, महिला जो थी। तो अब इसका आंसर महिला गीता की बहन लगेगी ना, महिला जो है गीता की बहन लगेगी। तो ये आंसर ये हो जाएगा सी। फिर कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, तो देखो आपको पता है कि जो पहली आकृति है इसमें जो आकृति बनी है उसका स्थान ऊपर व नीचे से बदलकर अंदर वाली आकृति को छायांकित करती है, ठीक। तो ऐसे ही देखो, इसको यहाँ त्रिभुज था तो यहाँ त्रिभुज आ गया, यहाँ गोला था, गोला छोटा होकर बूंदी हो गया, तो इसका क्या बन जाएगा, इसमें ये वाला आ जाएगा, ये मतलब रंग जाएगा, और छोटक्का जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है असंगत आकृति की पहचान कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि इसमें दी गई आकृति में जो डी वाला है, ठीक, डी में जो ये टिक वाला आंसर है इसका निशान है, जबकि अन्य सभी में जो है ये वाला टिक, ये केवल 2 निशान है, ठीक। देखो सब में, इसमें एक 2 हो गया, इसमें 1 2, इसमें 1 2, इसमें ढेर सारे हैं, ठीक। तो इसीलिए जो है ये ऑप्शन अलग हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के संबंध की व्याख्या सबसे बेहतर तरीके से करता है। पक्षी, मछली, मुर्गी। तो पक्षी, मछली, मुर्गी, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो जब इसमें आप यहाँ पे मुर्गी कर दोगे, ठीक, और ये पक्षी के अंतर्गत आता है, लेकिन मछली जो होती है वो अलग आएगी, ठीक, इसको मछली मान लो। तो इसीलिए ये ऑप्शन पक्षी, मछली, मुर्गी का बेहतर ऑप्शन यही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है खेल, फुटबॉल और छिपकली का सबसे अच्छा चित्र कौन सा बना है। तो इसमें देखो, अगर जो ये फुटबॉल है, ठीक, ये खेल के अंतर्गत आएगा और छिपकली जो है अलग आएगी, ठीक। तो ये ऑप्शन बेस्ट सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कलम, पेंसिल, कागज़ का चित्र सबसे बेस्ट कौन होता है। तो देखो इसको कलम मान लो, इसको पेंसिल मान लो, इसको कागज़ मान लो। तो ये हाँ एक सेकंड, अलग अलग होगा ना, कलम, पेंसिल, कागज़, हाँ अलग चीज़ें, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण को ए बी पर रखा जाए, कह रहा चित्र ए से लेकर ई तक में से सबसे असंगत चित्र की पहचान करें जब किसी दर्पण को ए बी पर रखा जाए। तो दर्पण में आकृति का बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। तो आकृति जो डी है, डी में दी गई आकृति जो है बी सही नहीं है, ठीक, बी जो है ये सही नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन डी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो कर दिए गए युग में एक विशेष संबंध साझा करते हैं। व्यायाम का तंदुरुस्ती विकल्पों में से दिए गए शब्द युग्मों में से कौन सा इसी प्रकार से संबंध को साझा करता है। तो आपको पता है कि जिस तरह तंदुरुस्ती व्यायाम करने से आती है उसी तरह निपुणता भी अभ्यास करने से आती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा त्रिक से अधिक साम्यता रखता है। तो आपको यहाँ पे पता है कि 3, देखो जिस तरह मतलब 3 जो है वो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 16 को आप लिख दीजिए 4 गुणे 4 और इसको 5 गुणे 5, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे जो 5 ये वाला दिया है, तो ये हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 6 गुणे 6 और ये 343 का 7 गुणे 7 गुणे 7। ये ऐसे एक एक जो है वर्ग उसका बढ़ते जा रहा है, तो ये बी ऑप्शन जो होता है एकदम बेहतर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म को पहचानिए। तो आपको पता है ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? सी वाला, क्योंकि समुद्र व जहाज दोनों जो हैं वो सभी से भिन्न है। ठीक, कंपनी, कर्मचारी, इसलिए। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र के दर्पण प्रतिबिंब का उत्तर विकल्प चित्र में से चयन करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें दी गई जो प्रश्न आकृति है इसकी सही दर्पण छवि जो उत्तर आकृति कौन सा हो जाएगा? सी वाला, सी सही हो जाएगा। इसमें जो है बायां भाग दाईं ओर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका देखो बायां भाग जो है वो दाईं ओर दिखाई देगा, तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो ये संपूर्ण जो हल हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।